हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। कल हमने पेज नंबर 188 कंप्लीट कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने अभी पेज नंबर कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7। उसमें हमने क्या किया था, 7th और आई थिंक 6, मुझे नंबर याद नहीं है लेक्चर का, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, पेज नंबर 126 एंड 127 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया तो क्वेश्चन नंबर 4, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 128 एंड 129। इसके भी हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे आज के लेक्चर में। फाइन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन। The two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along a straight line and direction with velocity 2 meter per second and 1 meter per second respectively. They collide, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। And after the collision, the first object move with velocity 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, बोलता है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है दूसरा ये है। इसका मास कितना है 100 ग्राम और इसका मास कितना है 200 ग्राम। ठीक है, मैं अलग से पेज के ऊपर आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, बोलता है दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, एक और ये दूसरा। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, मास कितना है 100 ग्राम और दूसरे का कितना है 200 ग्राम। बात समझ आई। ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। बोलता है ये दोनों कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ क्या लगती है, इनकी टक्कर लगती है। जैसे दोनों कोलाइड करते हैं, इनकी फिर से ये एक मूव करने लगेंगे। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ ही मूव करता रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा। पहला ऑब्जेक्ट है जो ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करता है 1.67, कितनी के साथ 1.67 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि इसकी वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u1। ये क्या है आपका u2 इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन, ये कौन सी कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है कंडीशन। जब ये आफ्टर कोलिजन, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v1 कितनी हो जाती है, ये आपकी 1.67 मीटर पर सेकेंड और v2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका ओवरऑल जो मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझा दिया। आप डायग्राम बना सकते हो जो कि आपका इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब जो समझाया यहाँ पे वही लिखा हुआ है। देखिए, अज्यूमिंग द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ए एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज बी। पहला ऑब्जेक्ट आपका ए है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया ए और इस ऑब्जेक्ट का क्या नाम दे दिया बी। पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 कितना है 100 ग्राम और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना है m2 कितना 200 ग्राम। u1 कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, u2 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, v1 कितना है 1.67 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पढ़ाया था मैंने कल भी, कल के क्वेश्चन भी यूज किया था, आज भी हम कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो आपने ये स्टेप नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यहां से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये फार्मूला होता है, यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है। हाँ, हमें फाइंड क्या करना है v2। क्या फाइंड करना है अपने को, v2 फाइंड करना है। जिस चीज को फाइंड करना है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीजें वहां दूसरी तरफ भेज देते हैं। इस टर्म को हम क्या कर देंगे, इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि हमें v2 फाइंड करना है। v2 तो इस तरफ लगा हुआ है, तो मैं मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो m1, मैं एक बार आपके लिए जूम कर देता हूं। हाँ, m1 u1 प्लस m2 u2 और इस टर्म को भी इस तरह भेजा मैंने, तो क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, ये दिस इंप्लाई इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा, ये m2
v2। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको सिर्फ v2 चाहिए, m2 को क्या कर दो, दूसरी तरफ भेज दो। तो v2 हमारे पास कितना आ जाएगा, v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस क्या था m1 v1, और ओवरऑल नीचे m2 को भेजोगे इधर तो क्या आ जाएगा m2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपने करना क्या है, सिंपल सी बात है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी। m1 की वैल्यू है आपके पास, u1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है, u2 की वैल्यू है, m1 की वैल्यू है, v1 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू है। सारी वैल्यूज आपने क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जैसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो आपको v2 का आंसर मिल जाएगा। v2 आपको मिल जाएगा जो कि कितना होगा आपका 1.165, कितना आएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात की नहीं आगे होगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से क्वेश्चन करना है समझ आ गई होगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे दिखा हुआ आंसर आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये सही तरीका है करने का, जो जैसे मैंने भी बताया। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज पेज, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, जो कि पेज नंबर 128 एंड 129 पे है। उसको क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन, बहुत इजी से क्वेश्चंस है ये। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हमने वैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने टॉपिक्स अच्छे से मेरे से समझे हुए हैं, सारे लेक्चर अच्छे से अटेंड किए, हमको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस और नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, इफ जस्ट स्टेट द कंडीशन। अगर सही है आपका, आप इस कंडीशन को मानते हो तो आपको उसका रीजन बताना है, कंडीशन बतानी है। एंड इफ नो प्रोवाइड रीजन, इसके लिए भी आपने क्या करना है, रीजन बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है, आप हमें बताओ क्या ये पॉसिबल है फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। समझ आई बात क्वेश्चन की। बोलता है एक ऑब्जेक्ट है एक्सपीरियंस और नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर अगर नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, एंड ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स, मींस कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर आप कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो, मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर क्या लग रही है, जीरो लग रही है। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, मींस उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। क्या ये पॉसिबल है, हमारा आंसर हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल है। अब समझाने के लिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट moving in some direction with constant velocity will continue to be in the state of motion as long as there are no external unbalanced force acting on it। कुछ याद आया, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। ये क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एक और था लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, वो क्या कहता था, कोई बॉडी अगर 10 की वेलोसिटी से चल रही है तो हमेशा 10 की वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती है। ये क्या था, लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहती थी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये सारे न्यूटन के फर्स्ट लॉ थे। ठीक है जी, एक और लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था, मैं सारे लॉज आपको रिवाइज करवा रहा हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या पढ़ा था हमने, कोई बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है तो उस फोर्स के लगाने के कारण जिस बॉडी के ऊपर वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रही होती है उसके कारण वो जो बॉडी होती है वो क्या होने लगती है, एसरलेट होने लगती है। क्या होने लगती है, एसरलेट होने लगती है। एसरलेट होने का मतलब क्या, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। समझ आ रही है बात, हमने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मीन्स जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी का मास थोड़ा ना चेंज होगा, मास उतना ही रहेगा। कोई बस 10 kg की है तो 10 kg की ही रहेगी, लेकिन उसके जब जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज्यादा वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। मीन्स टाइम के साथ उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे हमारी बाइक्स होती हैं,
बाइक्स की रेस को हम जब एक्सेलरेट करते हैं तो उसके कारण हमारी उसकी टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, मींस चेंज होती जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। फाइन। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो मैंने यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट समझा दी, एग्जांपल समझा दी। को ऑब्जेक्ट अगर कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या उसी मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स मस्ट नॉट एक्ट अपॉन इट। देखो क्या है, मस्ट एक्ट अपॉन इट। अगर कोई बॉडी की आपको डायरेक्शन जहां मोशन को चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट एक्ट अपॉन इट। समझ गए होगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। आपने नोटिस किया होगा जब भी जो कारपेट्स होती हैं, जहां कोई भी आप कोई चीज को, जैसे आपके पास कोई कपड़ा है चाहे कोई दुपट्टा है, अगर उसको पानी में भिगो के रखा हुआ आपने, अगर उसको सुखाना है जल्दी तो आप देखना उसको ऐसे करके शेक करोगे, उसके कारण उसके अंदर से वाटर जो होता है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मीन्स जब भी आपकी क्लोथ्स को सुखाया जाता है तो उसको भी, कपड़े को भी हिलाया जाता है। ऐसे करके हिलाने से क्या होता है, पानी जितना भी उसके अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जहां किसी के अंदर कोई चीज के अंदर डस्ट है तो उसको भी ऐसे करके शेक करना हो तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन, मेन रीजन अगर मैं डायरेक्ट आपको रीजन बताऊं तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो देखो क्या आंसर लिखा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इंप्रूव करवाऊंगा यहाँ पे आंसर साथ में आपको। when the carpet is beaten with a stick, the stick exert a force on the carpet। स्टिक क्या करती है, एक कारपेट है, जैसे उसको आप स्टिक के साथ मारते हो, बीट करते हो, बीट करने से कारपेट क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। सेट इट इन टू मोशन, उसमें क्या कर देगी, उसको क्या कर देगी, मोशन में सेट कर देगी। द इनर्शिया ऑफ द डस्ट पार्टिकल, जो इनर्शिया होता है डस्ट पार्टिकल का क्या होता है, रिसाइड्स ऑन द कारपेट। देखो क्या बोल रहा हूं, द इनर्शिया ऑफ द डस्ट पार्टिकल रिसाइडिंग ऑन द कारपेट, जो कारपेट के ऊपर होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। किसको रेजिस्ट करते हैं, चेंज इन द मोशन ऑफ द कारपेट। जो कारपेट की मोशन हो रहे हैं उसको क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। क्यों रेसिस्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू, इसके बाद जैसे क्या लिखोगे, रेसिस्ट द चेंज इन द मोशन ऑफ द कारपेट कॉमा ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेजिस्ट करते हैं किसको, मोशन ऑफ द कारपेट। क्यों, क्योंकि उसके बाद उन डस्ट पार्टिकल्स के बाद क्या होता है, इनर्शिया होता है। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई चीज अगर रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है, बताया हुआ है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो हमेशा रेस्ट में रहती है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या चाहते थे, हम रेस्ट में रहें, लेकिन कारपेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी, कारपेट इस तरफ चली जाएगी, ये डस्ट पार्टिकल यहीं पे खड़ा रह जाएगा। अगर यहीं पे खड़ा रह जाएगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये कारपेट ने क्या किया, इसको इस तरफ क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। मींस कारपेट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है तो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो हुआ किसके कारण, इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पे आंसर में नहीं लिखी हुई, मैंने आपको लिखवा दी। ये आपको पता होना चाहिए, कोई डायरेक्टली पूछे ऐसा क्यों होता है तो सीधा आपका आंसर होना चाहिए, इट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। अगर नहीं आ रहा सीधा इतना लिख दो, काफी है। चलिए आपको ये आगे लिखना है फिर क्या, Therefore the forward motion of the carpet, पहले ही बता दिया, फॉरवर्ड मोशन ऑफ द कारपेट क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा बैकवर्ड फोर्स ऑन द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, सेटिंग देम इन मोशन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके कारण वो जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो इस तरफ चलने लगेंगे, और कारपेट किस तरफ गई थी, इस तरफ गई थी। नहीं आ रही है, अच्छा। एंड दिस इज बाय, इसके कारण क्या होता है, आपकी जो डस्ट क्या होती है बाहर आ जाती है, किसके अंदर, कारपेट के अंदर से, जब उसको बीट किया जाता है। दैट इज बाय द डस्ट कम आउट ऑफ द कारपेट व्हेन बीटन। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने कोई बस के टॉप के ऊपर कोई भी लगेज रखा हुआ है, अगर बस कभी चल रही है कभी रुक रही है, तो आपका लगेज कभी इस तरफ भागेगा, कभी इस तरफ भागेगा, कभी इस तरफ भागेगा, कभी इस तरफ भागेगा।
तो आपको एडवाइस किया जाता है जब भी कोई लगेज या कोई भी चीज रूफ पे आपकी छत के ऊपर कोई बस के ऊपर रखनी हो, जब आपके कहीं भी बस में रख देनी हो, चलती हुई बस में, जहाँ रुकी हुई बस में, तो उस लगेज को आपको क्या करना चाहिए, बांध के रखना चाहिए। बांध के रखने का ये मतलब नहीं कि चोरी हो जाएगा, वो तो अलग चीज आ गई, लेकिन अगर उसको आपने अच्छे से बांध के टाई करके नहीं रखा हुआ तो लगेज कभी इस तरफ भागेगा, कभी इस तरफ भागेगा, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ। ये क्यों होता है? इसके अंदर दो लॉस लग रहे होते हैं, दो क्या, तीनों के तीनों लॉ लग रहे होते हैं। आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी लग रहा होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी लग रहा होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी लग रहा होता है। तो ओवरऑल मैं कहूं इसके ऊपर क्या लग रहा होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा होता है, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में तीन लॉ थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो वो तीनों लॉज लग रहे होते हैं किसके, न्यूटन के, सॉरी फर्स्ट लॉ लग रहा होता है न्यूटन का, जो कि तीनों टाइप्स लग रही होती हैं। समझ गए बात को? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए बस आपके पहले रेस्ट में थी, आपने इसके ऊपर एक लगेज रखा हुआ है, बस जैसे ही अचानक से चलना शुरू होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप आगे की तरफ गिरते हो पीछे की तरफ गिरते हो, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ है जी। बस जैसे ही इस तरफ चलना शुरू होती है, एक्सेलरेट होती है, तो ऊपर जो लगेज है ये रेस्ट में था, बस चल पड़ी, तो लगेज के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके पास इनर्शिया, तो ये चाहता है मैं रेस्ट में रहूं। जैसे ही बस इस तरफ भाग जाएगी, ये रेस्ट में ही रह जाएगा, तो ये रेस्ट में रह जाएगा, तो इसके आगे के मोशन की वजह से इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगती है, फोर्स लगती है। जहां ये यहीं पे खड़ा रह जाता है तो बस आगे चलेगी, ये यहीं पे रह गया तो क्या पता ये नीचे गिर जाए या पीछे चला जाए, ये हो जाता है इसके साथ, पहली चीज। दूसरी चीज, लगेज ऊपर पड़ा हुआ, बस चल रही थी इसी डायरेक्शन में, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दी। जब बस चल रही थी साथ साथ में लगेज भी चल रहा था ऊपर जो पड़ा हुआ है, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई की तो बस क्या आगे रुक गई, बस क्या होगी, रुक गई, यानी कि रेस्ट में आ गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। इसकी बस की वेलोसिटी तो जीरो होगी, पर ये लगेज के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, ये आगे चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। पहले यहां पे था तो बस ने ब्रेक अप्लाई की, ये रुक गई, बस तो रुक गई, लेकिन लगेज नहीं रुका, लगेज आगे चला गया, क्योंकि इसके पास क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, तो लगेज आगे चला जाएगा। तो जब भी देखना बस रुकी हो, लगेज आपका ऐसे ही पड़ा हो, कोई भी बैग वहां पे पड़ा हो, तो जैसे ही बस चलती है तो वो चीज पीछे चली जाती है, और जैसे ही बस रुकती है तो वो चीज आगे चली जाती है। तो ये किसके कारण हो रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, बस इस तरफ चल रही है, अचानक से बस ने टर्न इस तरफ कर दिया, तो वो लगेज इस तरफ भाग जाएगा। अगर बस क्या हो रही, इस तरफ चल रही है, तो बस ने टर्न इस तरफ कर दिया, तो लगेज किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो ये सारी कहानी चलती है किसके कारण, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के तीन टाइप्स थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीनों के तीनों यहाँ पे अप्लाई होते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, लगेज को टाई करके रखना होता है जब हम उसको कहाँ पे रखते हैं, बस के टॉप के ऊपर रखते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब ये देखो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है वो भी समझ लो। देखिए, when some luggage is placed on the roof of the bus which is initially at rest, the acceleration of the bus in the forward direction will exert a force in the backward direction on the luggage due to, आगे लिखोगे कॉमा लगा के, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, किसके कारण, बस पहले क्या थी, जो जी बस से जो आगे की तरफ चल रही थी, यानी कि एक्सेलरेट कर रही थी, है ना। जैसे अचानक से एक्सेलरेट करने लगती है, देखो यहाँ पे क्या मैंने समझाया, ये लाइन क्या लिखी हुई है, बोलता कोई लगेज है जो रूफ के ऊपर पड़ा हुआ है, वो पहले कैसे था, रेस्ट में था, बस क्या होने लगती है, एक्सेलरेट होने लगती है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसके कारण फोर्स लगती है किसके ऊपर, लगेज के ऊपर, किस तरफ, इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। किसके ऊपर लगी, लगेज के ऊपर लगी, ऑन द लगेज। तो कॉमा लगाओगे ड्यू टू, किसके कारण, पहले कोई चीज रेस्ट में थी, उसके कारण जब बस चलना शुरू हुई, एक्सेलरेट शुरू हुई, तो लगेज को पीछे की तरफ धक्का लगा, तो किसके कारण लगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। पहले रेस्ट में थी तो इसलिए ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसके ऊपर क्या लगा, पीछे की तरफ फोर्स लगी। इन सिमिलर मैनर व्हेन द बस विच इज इनिशियली इन द स्टेट ऑफ मोशन, कोई बस है जब वो पहले मान लीजिए किसमें थी, मोशन में थी पहले, सडनली कम टू रेस्ट, अचानक से रुक भी जाती है, रेस्ट पे आ जाती है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के कारण, ए फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एक्सर्टेड ऑन द लगेज, कॉमा लगाओगे आगे क्या, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ, बताओ मुझे, इनर्शिया ऑफ मोशन।
पूरी ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है। तो इनर्शिया मोशन के कारण उस लगेज के ऊपर आगे की तरफ क्या लग जाता है, धक्का लग जाता है, जब बस क्या हो जाती है, अचानक रुक जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द लगेज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मास क्या है, अगर बैग आपका ज्यादा बड़ा है, यानी कि लगेज जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि उसका मास ज्यादा है, साथ में कितनी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लग रही है लगेज के ऊपर, द लगेज में फॉल ऑफ द बस ड्यू टू इनर्शिया। अब ये जो लगेज अगर आपका बहुत ज्यादा भारी है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बहुत ज्यादा लग रही है, उसके कारण आपका लगेज नीचे भी गिर सकता है। ठीक है, टाइंग अप द लगेज विल सिक्योर इट्स पोजीशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द बस। तो लगेज को जब आप टाई करके रख देते हो, तो टाइंग अप द लगेज विल सिक्योर बोलता है, जब हम टाई कर देते हैं किसको, लगेज को, इसके कारण क्या हो जाता है, हमारा लगेज क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है अपनी पोजीशन के ऊपर, एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द बस। और बस से नीचे गिरने से हम उसको क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। बात क्लियर होगी सभी को, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो में, इस लेक्चर में, ए बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल ऑन द लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू अ रेस्ट। बोलता है क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके अंदर बैट्समैन क्या करता है, क्रिकेट बॉल को हिट करता है। हिट करने के कारण ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर बॉल क्या करती है, धीरे धीरे क्या करती है, चलना शुरू होती है लेवल रोड के ऊपर, रोल करना शुरू करती है। जब वो रोल कर रही होती है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, बोलता जो बॉल है जो ऊपर रोल कर रही थी लेवल रोड के ऊपर, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो बॉल चल रही थी वो धीरे धीरे जो रुक गई, रेस्ट में आ गई। ऐसा क्यों हुआ, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन आप देख लेना। सीधा मैं इसका डायरेक्टली आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाय द वे इसका आंसर है जो सी ऑप्शन होगा। आंसर क्या है, देखिए मैंने आपको बोला कोई चीज अगर मूव कर रही है मोशन में तो वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई चीज रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक। क्लियर है बात। लेकिन जब आप बॉल को हिट करते हो तो बॉल को हिट करने के कारण बॉल को क्या कर रही होती है, रोल कर रही होती है रोड के ऊपर या कोई भी ग्राउंड के ऊपर। अब सिद्धांत के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक, लॉ के मुताबिक क्या है, लॉ के मुताबिक ये है कि ये बॉल हमेशा चलती रहनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये बॉल थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जब लॉ पढ़ा हमने ये कहा कि कोई भी चीज अगर 10 की वेलोसिटी से चल रही है हमेशा 10 की चलती रहेगी, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है, रियल लाइफ में जब ये बॉल रोल कर रही है इस ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड के ऊपर क्या है, फ्रिक्शन भी है। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है। कोई चीज अगर इस तरफ मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, उस तरफ लगेगी, उसके ऊपर उसको रोकने की कोशिश करेगी। जितना रफ सरफेस होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है। जब बॉल आपकी इस तरफ चल रही थी तो इस ग्राउंड के कारण, इस बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही है जब बॉल आपकी किस तरफ मूव कर रही थी, इस तरफ। मींस एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस बॉल के ऊपर। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है कोई चीज के ऊपर, उसके कारण बॉडी आपकी क्या करने लगती है, एक्सेलरेट करने लगती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होने लगती है, चेंज होने लगती है। तो इस केस में आपकी इस बॉल की वेलोसिटी क्या होने लगेगी, चेंज होने लगेगी। मान लीजिए पहले 10 की वेलोसिटी से चल रही थी, बाद में 9 की, फिर उसके बाद 8 की, फिर 7 की, ऐसे ऐसे करते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है जो कि कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके किसके बीच में, बॉल के बीच में और ग्राउंड के बीच में। तो देखिए, व्हेन द बॉल रोल ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द ग्राउंड इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन अराइज बिटवीन ग्राउंड एंड द बॉल, ग्राउंड और बॉल के बीच में होता है। दिस फ्रिक्शन फोर्स इवेंचुअली स्टॉप द बॉल, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ये क्या करती है, स्टॉप कर देती है किसको, बॉल को। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज सी। तो सी पार्ट क्या लिखा हुआ था वो देख लेते हैं। देयर इज फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो बॉल आपकी क्यों रुक जाती है, क्योंकि फोर्स लग रही होती है किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, जो क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। अगर थोड़ा सा इसको और, बाय द वे आंसर इतना ही है आपका, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉल ज्यादा दूर तक जाए तो आपकी यहां पे फ्रिक्शन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स होगी, मींस ऑपोजिट फोर्स ज्यादा लग रही होगी। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी आपके क्या होगी, ऑपोजिट फोर्स कम होगी, मींस ज्यादा दूर तक आपकी बॉल जा सकेगी। तो मींस मेरा काम है कि इस फ्रिक्शन को कम करना। तो फ्रिक्शन को कम करने का तरीका क्या है, मैं क्या कर दूंगा, इस सरफेस को स्मूथ कर दूंगा, जहां क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा, जहां क्या कर दूंगा, ग्रीस लगा दूंगा। ग्रीस लगाने के कारण फ्रिक्शन कम हो जाएगा, हमारी बॉल क्या करेगी, दूर तक जाएगी। दूर तक क्यों जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स यानी कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कम लगेगी। इफ द सरफेस ऑफ द लेवल ग्राउंड इज लुब्रिकेटेड, लुब्रिकेट करने का मतलब आप उसके ऊपर कोई चीज आपने लगा दी, जैसे ऑयल लगा दिया या ग्रीस लगा दी, विद ऑयल और सम अदर लुब्रिकेंट, द फ्रिक्शन दैट अराइजेस बिटवीन द वॉल एंड द ग्राउंड विल रिड्यूस। बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड विच विल इनेबल द बॉल टू रोल ऑन लॉन्गर डिस्टेंस, जिसके कारण आपकी जो बॉल होगी वो ज्यादा दूर तक क्या करेगी, रोल कर पाएगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करना। आज का आपका होमवर्क क्या है, वैसे तो आपने कॉपी मेंटेन करनी है, होमवर्क तो ये है, और साथ में रिवीजन करनी है, लेकिन आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है, अपना नाम लिख के क्या कमेंट करोगे, आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ को स्टेट करना है और उसका फार्मूला लिखना है। यह आज का आपका काम है, अपना नाम लिखना है ताकि मुझे पता चल सके कौन आंसर कर रहा है। इस वीडियो को यहां तक रखते हैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।